अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस वीडियो में चाइना के सफ़र के मुताल्लिक़ हम गुफ्तगू करेंगे। चंद माह पहले हमने कैंटन फेयर के ताल्लुक़ से चाइना का सफ़र किया। उसमें जो तजुर्बात हुए, जो एक्सपीरियंसेस हुए, वो मैं इसमें शेयर कर रहा हूँ ताकि जो अहबाब चाइना का सफ़र करना चाह रहे हों उनको इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। ज़ाहिर सी बात है कि इंटरनेशनल सफ़र के लिए सबसे पहली ज़रूरत होती है कि पासपोर्ट होना चाहिए। और जिस मुल्क में हम सफ़र कर रहे होंगे, इंडिया के अलग अलग कंट्रीज़ से अलग अलग तरह के माहदे हैं, वीज़ा के इस तरह से अलग अलग शक्लें होती हैं। तो चाइना का वीज़ा लेने के लिए हमें पहले से बाकायदा पासपोर्ट जमा करके और वीज़ा अप्लाई करना होता है। इसमें 1 हफ़्ते से 10 दिन का वक्त लगता है। इसलिए हम जब भी सफ़र का इरादा करें तो हमें बहुत पहले से इसकी प्लानिंग कर लेनी चाहिए और वीज़ा अप्लाई कर लेना चाहिए। चाइना के किसी भी शहर के लिए इंडिया के किसी भी शहर से डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। तो वाया हांगकांग, वाया सिंगापुर या वाया बैंकॉक, इस तरह से बहुत सारे दूसरे ममालिक से या दूसरे शहरों से होकर वो फ़्लाइट्स वहाँ तक जाती हैं। अलबत्ता मैं ख़ास तौर से कैंटन फेयर को लेके इस वीडियो में गुफ्तगू करूँगा। कैंटन फेयर चाइना के ग्वांगझू शहर में होता है। ग्वांगझू शहर जो है वो हांगकांग से करीब पड़ता है। इसीलिए जब यहाँ से लोग सफ़र करते हैं तो अमूमन वाया हांगकांग ग्वांगझू जाते हैं। ग्वांगझू जाने के लिए 2-3 तरीक़े हो सकते हैं। एक तरीक़ा ये है कि हम यहाँ से फ़्लाइट लेते हैं ग्वांगझू की वाया हांगकांग, तो इसमें बहुत बड़ा कोई मसला नहीं है। लेकिन चूँकि बाद दफ़ा ये फ़्लाइट्स महंगी होती हैं तो आदमी दूसरे तरीक़े इख्तियार करता है। दूसरा तरीक़ा ये होता है कि हम यहाँ से हांगकांग की फ़्लाइट लेते हैं और हांगकांग से बज़रिया फेरी ग्वांगझू जाते हैं या बज़रिया ट्रेन ग्वांगझू जाते हैं। असल मुद्दा इसमें पेश आता है, जो मसला वो ये है कि अगर आप फेरी से सफ़र करना चाह रहे हैं तो भी आपको हांगकांग के वीज़े की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बज़रिया ट्रेन जाना चाहते हैं तो आपके पास हांगकांग का वीज़ा होना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बाहर निकलना होता है हांगकांग एयरपोर्ट से। आमतौर से इसको PR बोलते हैं, प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन, हांगकांग के वीज़े के लिए। आमतौर से तो क्या है कि आप अभी अप्लाई करेंगे और चंद लम्हों में प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फ़ेल हो जाता है, जैसे मेरे साथ हुआ। हम 11 लोगों पे मुश्तमिल एक डेलीगेशन में गए यहाँ से चाइना के लिए। हमारे तमाम साथियों का प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन हो गया, मेरा ही नहीं हो पाया। तो जाहिर सी बात है कि ये मसला दरपेश हो जाता है। तो इसीलिए कम से कम 1 महीना पहले ही हांगकांग का भी प्री अराइवल करें, ताकि अगर वो फ़ेल हो जाए, कि 6 महीने का वो वैलिडिटी होता है और हांगकांग में 14 डेज़ रहने की परमिशन होती है उस पर, ताकि अगर वो फ़ेल हो जाए तो आपके पास दूसरा ज़रिया मौजूद हो कि आप हांगकांग के लिए बाज़ाब्ता वीज़ा अप्लाई कर सकें। और उसमें भी बताते हैं लोग कि भाई 3 हफ़्ते से 4 हफ़्ते तक का समय वक्त लग सकता है। अब दूसरा मसला ये दरपेश आता है कि हमारी फ़्लाइट कौन सी है। इंडिगो वगैरह की फ़्लाइट्स में क्या है कि कुछ मिलता नहीं है रास्ते में, फ़्लाइट में भी। तो कोशिश होनी चाहिए कि हम यहाँ से कुछ चीज़ें उसमें सफ़र में अपने साथ लेके जाएं, ताकि रास्ते में कोई दिक्कत पेश ना आए। इसके अलावा ये है कि चाइना में जाने के लिए भी हमें पहले से यहाँ से कुछ तैयारियों के साथ जाना चाहिए। हमें नमकीन, बिस्किट्स और दूसरे जो फ़रासान हैं या इस तरह की चीज़ें कि नाश्ते के तौर पर, या हम सफ़र में कहीं पे हैं तो उसको इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि वहाँ पे हलाल चीज़ों का बहुत मसला है। वहाँ की आम चीज़ें और हर जगह की चीज़ें हम नहीं खा सकते हैं, क्योंकि वो डाउटफुल होती हैं। तो खाने पीने की चीज़ें हमें साथ में लेके जाना चाहिए। अलबत्ता जब सफ़र कर रहे होते हैं, मेरे साथ तजुर्बा ये एक्सपीरियंस से हुआ मेरा कि हम मुंबई एयरपोर्ट पे हमने जब बोर्डिंग पास लेना चाहा, मेरी फ़्लाइट वाया दिल्ली थी, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से हांगकांग इंडिगो की। तो हमने उनसे कहा कि हमारे पास फेरी का टिकट है मुंबई एयरपोर्ट पे, लेकिन इन्होंने हमें बोर्डिंग पास देने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि आपके पास प्री अराइवल नहीं है। जबकि अगर फेरी का टिकट है तो प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो फिर मुझे ये कहना पड़ा उनसे कि ठीक है, आप हमें दिल्ली का दीजिए, मैं दिल्ली में जाकर देखता हूँ। और दिल्ली एयरपोर्ट पे हमने सिर्फ उनको फेरी का टिकट दिखाया और चाइना का वीज़ा दिखाया और हमारा वहाँ पे बोर्डिंग पास मिल गया। तो इस तरह से दूसरे भी एयरपोर्ट्स पे मसला पेश आ सकता है।
तो इसलिए आप पहले से अगर जानेंगे तो इसमें आसानी होगी। और बास फ़्लाइट्स यहाँ से डायरेक्ट भी हैं हांगकांग के लिए, मुंबई से भी और दूसरे शहरों से भी, लेकिन उस वक्त वो फ़्लाइट्स महंगी थी, इसलिए हमने वाया दिल्ली का वो ऑप्शन मुंतखब किया। अच्छा, जब हम बोर्डिंग पास लेते हैं और लगेज हम जमा कर देते हैं यहाँ पे चेक इन में, तो उस बोर्डिंग पास पे पीछे जाहिर सी बात है कि एक स्टिकर लगा देते हैं वो लोग कि आपका लगेज का ये वो है। अब जब हम हांगकांग में उतरते हैं तो हांगकांग में हमें फेरी का एक पास मिलता है, एक तरह से टिकट होता है, और वो हम जब फेरी का अपना टिकट दिखाते हैं जो हमने ऑनलाइन ख़रीदा हुआ होता है, उसकी वेबसाइट है, वहाँ से आप ले सकते हैं, नहीं तो मैं इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे उस लिंक को। जब फेरी का टिकट लेने के बाद वो टिकट वहाँ शो करना है, पासपोर्ट शो करना है, को एक स्टिकर लगा के टिकट देंगे, और जो बोर्डिंग पास पे स्टिकर यहाँ लगा हुआ रहता है लगेज के लिए, उसको वो निकाल देते हैं और वहाँ पे दूसरा स्टिकर लगा के वो देते हैं। और जब हम ग्वांगझू के फेरी टर्मिनल पे पहुँचते हैं, वो अलग अलग जगहें होती हैं वहाँ पे, जहाँ का आप लेंगे उस हिसाब से वो टिकट मिल जाता है, और वहाँ पे हमें वो शो करके लगेज मिल जाता है, और हमारा इमिग्रेशन डायरेक्ट जाके वहाँ फेरी टर्मिनल पे होता है ग्वांगझू के। फिर हम बाहर निकलते हैं वहाँ से। बाहर निकलने के बाद जिस मकाम पे जाना है, बाद दफ़ा तो वहाँ पे जो हमारे एजेंट्स होते हैं वो टैक्सी वगैरह या बस वगैरह का इंतज़ाम करते हैं, और अगर ऐसा नहीं है और कम ग्रुप की शक्ल में जा रहे हैं तो हमें टैक्सी करना होता है। टैक्सी में आमतौर से क्या है, वो लोग वहाँ पे तय करते हैं, मोल भाव करते हैं कि इतना लेंगे जो भी होता है। तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन उस वक्त तो नहीं होता है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये भी आए हुए हैं, तो हम उनसे पहले से देख लें कि कितना किराया हो सकता है। अदरवाइज़ हम उनको जिस होटल पे जाना है उसको चाइनीज़ में हम अपने मोबाइल में लिखा हुआ या ट्रांसलेट करके उनको शो करें, तो वो लोग उस हिसाब से, और टैक्सी में बैठ जाइए, उनको बोलिए कि हम मीटर पे जाएंगे। तो आम तौर से मीटर वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि वो बनिस्बत दीजिए जो है काफ़ी, हमने जो देखा, मैं चूँकि 10-12 दिन वहाँ पे था, तो काफ़ी ईमानदारी से वो लोग सही रूट से लेके जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अलबत्ता आप होटल पे पहुँचेंगे तो होटल पे पहुँचने ही सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वाशरूम में वहाँ पे पानी नहीं होता है, वहाँ पे टिश्यू पेपर लगे होते हैं। तो हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ा मसला है ये, और हम जब पहुँचे वहाँ पे तो देखा कि कुछ इंतज़ाम नहीं है उसमें। तो यहाँ से कुछ ऐसा बर्तन, कोई पॉट या कोई बॉटल वगैरह ऐसी लेके जाएं जो वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। वाश बेसन वगैरह खूब रहते हैं होटल में, पानी का इंतज़ाम रहता है, लेकिन टॉयलेट में नहीं होता है, तो वो दिक्कत बाद दफ़ा पेश आ सकती है, तो इसलिए उसका भी इंतज़ाम यहाँ से करके जाएं। खाने पीने के लिए आमतौर से वहाँ पे काफ़ी मसला पेश होता है, तो जाने से पहले ही आदमी यहाँ से पता कर ले हलाल रेस्टोरेंट कहाँ है वहाँ पे, ताकि उनको वहाँ पे पहुँचने के बाद दिक्कत ना पेश आए। हम जिस होटल में रुके थे, चूँकि ब्रेकफास्ट होटल की तरफ से स्टे के साथ हमारे फ्री था, तो हम लोग तो वहाँ पे नाश्ता करते थे, और नाश्ता करने के बाद होटल की तरफ से ही बस का इंतज़ाम होता था जो होटल से कैंटन फेयर लेके जाता था, और उनका टाइमिंग फ़िक्स था। 8:30 पे पहली बस जाती थी और 9 AM पे दूसरी बस जाती थी। तो ये बस जहाँ जाके कैंटन फेयर के बाहर एक बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है, तो जहाँ पे स्टे होता था वो बता देते थे कि वहीं पे शाम को वापस भी मिलेगी, वो पार्किंग का नंबर वगैरह वहाँ पे लिखा हुआ है ज़मीन पे ही। इस तरह से वहाँ पे आप फिर वहीं से बैठ के रिटर्न आ सकते हैं। कैंटन फेयर में जाने के बाद हमें पहले से मालूम रहना चाहिए कि मैं किस काम के लिए जा रहा हूँ, जाहिर सी बात है। तो वो इतना बड़ा होता है, इतने ज़्यादा स्टॉल होते हैं, इतना अपना काम होता है। लोग क्या होता है, हम तो से यहाँ पे हमारे कुछ साथी होते हैं जो बोल देते हैं कि भाई मेरा भी ज़रा काम देख लीजिएगा। तो आप किसी से वादा ना करें, क्योंकि अपने ही काम में वो 5 दिन का टाइम बहुत कम पड़ जाता है। इतना बड़ा उसको एक्सप्लोर करना, उसको देखना, लोगों से मिलना, समझना, ये काफ़ी टाइम टेकिंग काम है। तो किसी और का काम लेके जाएंगे तो अपना काम आपका मुतासिर हो सकता है। अब वहाँ पे दोपहर का टाइम होता है, आदमी को लंच करना है, तो लंच के लिए एक जो वहाँ पे खाने पीने के एरिया है, वहाँ पे हलाल फूड के लिए बाकायदा रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहाँ से आप हलाल खाना लें और अपने उस जगह पे बैठ के खाना खा सकते हैं। इसी तरह से नमाज का भी जहाँ पे फूड एरिया है उसके लगा हुआ जो है वो नमाज का एरिया भी है, वहाँ पर नमाज़ पढ़ सकते हैं।
शाम को कैंटीन फिर से वापस आते हैं बस में बैठ के होटल पे, और फिर आदमी सोचता है कि अब शाम में हमें मगरिब के बाद डिनर के लिए निकलना है। डिनर के लिए भी वहाँ पर कुछ ऐसे मकाम हैं जहाँ पे हलाल रेस्टोरेंट्स हैं और हमारे इंडियन टेस्ट के खाने मिल जाते हैं, जो भी चाहिए आपको, मटन है, चिकन है, फ़िश है और दूसरी चीज़ें, दाल सब्ज़ी चावल वगैरह जो भी चाहिए वो वहाँ पे मिल जाता है। तो उसकी पहले से ही हमें इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। और उसका भी वही तरीका है कि आप होटल के बाहर निकलिए, टैक्सी रोकिए, तो टैक्सी में बैठें तो हमारे पास होटल का अगर वो विजिटिंग कार्ड है तो उसको शो करें और वो टैक्सी वाला फ़ौरन अपना बटन स्टार्ट करेगा और लेके जाएगा आपको। तो ये काफ़ी कम पड़ता है, क्योंकि पहले दिन हमें ये आइडिया नहीं था तो हमें उसका डबल फेयर पे करना पड़ा जब हम तय करके गए तो। और जब हम खाना खा के रिटर्न आए हमने उस दूसरे अंदाज से किया तो हमें उसका आधे फेयर में काम हो गया। इसी तरह से जब हम चाइना से फिर दूसरे शहरों के लिए अलग अलग रहनुमाई हो सकती है, लेकिन मैं फ़िलहाल कैंटन पे फोकस करके आपको बातें कर रहा हूँ। फिर जब हमें वापस होता है तो वापस होने के टाइम पे भी बहुत सारी फ़्लाइट्स ऐसी होती हैं कि उनके लिए फेरी का टिकट नहीं मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि फिर दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि हमारी या तो ग्वांगझू से फ़्लाइट हो वाया हांगकांग या जो भी दूसरे शहरों से हो सकती है, और या फिर हम ग्वांगझू से बाई बस भी जा सकते हैं हांगकांग। तो बसों का बहुत शानदार निज़ाम है और वो फेयर भी काफ़ी सस्ता पड़ता है इसके फेरी के मुकाबले में और फ़्लाइट्स के मुकाबले में। लेकिन उसके अगर बाई बस आना है तो हांगकांग का प्री अराइवल वीज़ा होना ज़रूरी है, जो वहाँ का वीज़ा है वो होना ज़रूरी है। आप पहले से एक दिन पहले जाके पता कर लें और बल्कि टिकट ले लें। अलग अलग टाइमिंग है बसों की, उसी हिसाब से वो टाइमिंग के हिसाब से बसें मिल जाती हैं। और वहाँ का टाइम हमारे इंडिया के जैसा नहीं है कि आपने 9 AM बोला हुआ है तो 9:05 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एग्जैक्ट 9 AM पे स्टार्ट हो जाती हैं चीज़ें वहाँ पे। होटल से भी हमारी जो बस जाती थी 8:30 का मतलब 8:30 यानी 8:31 भी नहीं होने पाता था और बस वहाँ से मूव कर जाती थी। तो टाइम के मामले में बहुत काफ़ी पंक्चुअल हैं वो लोग, और बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह की। आप जाएंगे अगर तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि किस तरह से वो लोग काम करते हैं, कि उन्होंने तरक्की की है। उसकी बहुत सारी वजूहात ये हैं कि जो हमें इस्लाम में हिदायत दी गई थी तिजारत को लेके, लोगों से मिलने जुलने के ताल्लुक़ से, है ना, तिजारत को किस तरह से हम तरक्की दे सकते हैं, जो हिदायत इस्लाम ने हमें दी थी आज वो हिदायत चाइनीज़ फॉलो कर रहे हैं और वो ग्रो कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमें भी अपना मुहासबा करने का वहाँ पे मौका मिलता है, हमें अपना जायज़ा करने का ख़्याल आता है कि आखिर हम क्यों इतने पीछे हैं। और बाकी चीज़ों में भी, टेक्नोलॉजी में भी, बाकी दूसरी चीज़ों में काफ़ी आगे है। और हमने वहाँ पे एक बुलेट ट्रेन में सफ़र किया जिसको वो लोग हाई स्पीड ट्रेन भी बोलते हैं, जो 303 किलोमीटर फ़ी घंटा पर आवर के हिसाब से वो ट्रेन जो है चली। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में बात की जा सकती हैं। सफ़र से मुतल्लिक़ कुछ बातें थी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।